देखें, अभी कल बेगम सफदर अवान बरी हुई, नाहली उसकी खत्म हुई जी। चेहरे की हवाइयाँ जनाब शहबाज शरीफ की उड़ी हुई हैं। आज देख रहे 12 करोड़ में प्रोग्राम हुआ, उसकी तो जनाब हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी। साजिश जो है वो आपको ये ऑडियो लीक्स के अंदर इमरान खान की नजर आ रही है, जो साजिश इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ थी। अब मुझे बताइए कि वो बच्ची जब उस घर में जाती है और वहाँ उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, वर्बल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, किसी किस्म का अब्यूज हो, वो किसके पास जाएगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, एक के बाद एक ऑडियो लीक आने का सिलसिला जारी है। कभी होती है हुकूमत की ऑडियो लीक तो कभी होती है इमरान खान की। अब ये आज भी एक ऑडियो लीक हुई और जिसमें साइफर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान, असद उमर और दीगर लोगों को सुना जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है, इस ऑडियो लीक का मकसद क्या है, और वज़ीर आज़म हाउस जैसी जहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो क्या सेफ़ नहीं है? और चाहे वो आज की हुकूमत और पिछली हुकूमतें, वहाँ पर इस तरह ऑडियो रिकॉर्ड होती हैं और फिर बाद में जो लीक करता है या की जाती हैं या इसका मकसद होते हैं, वो मकसद हासिल कौन कर रहा है? दूसरी बात यह है कि तमाम तर ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ये कह चुकी है कि हम एक स्पेशल कमेटी बना रहे हैं। पहले वज़ीर आज़म ने यह बात की कि तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए और उस पर जो कमेटी है वो तहक़ीक़ात भी करेगी। तो जो कमेटी तहक़ीक़ात करेगी वो सिर्फ इमरान खान की ऑडियो पर तहक़ीक़ात करेगी, उन ऑडियोज़ पर भी तहक़ीक़ात करेगी जो हुकूमती ऑडियोज़ लीक हुई हैं। दूसरी तरफ आज आपने देखा कि आज इमरान खान साहब पेश हुए ज़ेबा चौधरी की अदालत में और खातून जज से उन्होंने मुआफ़ी मांगी और ये कहा कि वहाँ पर जो अदालती अमला था वहाँ पर वो ये पैगाम देकर आए कि बताइएगा कि मैं उनसे मुआफ़ी का तलबगार था और मैं मुआफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आना चाहता हूँ। अब देखना ये है कि जवाब जो कि इमरान खान जमा करवा चुके हैं और 3 अक्टूबर को जो समात है, ज़ाहिर है सारा फर्द जुर्म का जो मामला आपके सामने नाज़रीन, उस पर अदालत फ़ैसला क्या करती है। और सबसे बड़ी बात ये जो हैपनिंग्स अभी चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ये बोल चुके हैं कि अब जो मेरी कॉल होगी वो आखिरी कॉल होगी और वो धरना होगा और उससे मैं वापस नहीं आऊँगा। तो हुकूमत इस पर यह कह चुकी है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, सिर्फ साजिश करना चाहते हैं। तो हुकूमत और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई गुंजाइश बची है? कहीं बातचीत हो सकती है या सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है? इसी पर हम ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज हसन चौहान साहब। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जो सबसे पहले मेरा सवाल है, हुकूमत कह रही है जी स्पेशल कमेटी बना रहे हैं, तहकीकात होंगी। सवाल तो हमने हुकूमत से भी किया कि सिर्फ इस पर ही तहकीकात होंगी, जो इमरान खान की ऑडियो लीक हो रही है, हुकूमत की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उस पर भी होंगी। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है? ये ऑडियो लीक्स कौन लीक कर रहा है और ये कौन से मकासद हैं जो इससे हासिल कौन करना चाहता है? लेकिन इस पर एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो दूसरी ऑडियो लीक पहली हुई, उसके बाद भी अब ये दूसरी ऑडियो लीक के बाद पिछले 4-5 घंटे से जो है वो मीडिया के अंदर एक तूफान बदतमीजी उठा हुआ है जनाब। प्री प्लान जनाब बैठे हैं और क्या धड़ाधड़ जनाब वो मार्टर गनों के जनाब तोपों के जनाब गोले छोड़ रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर और पीटीआई के ऊपर। मैं हैरान हूँ कि इस दूसरी ऑडियो लीक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इमरान खान साहब का बयानिया था या नैरेटिव था, उससे बरखिलाफ कोई बात आपको नजर आ रही हो। और फिर 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा शोर और वावेला मचाया जा रहा है। एक ये कि खान साहब ने कहा जी वो ट्रांसक्रिप्ट को जनाब लेटर कहे, वो कोई इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लफ्ज ऐसा है कि पढ़ा लिखा शख्स भी जो है ना उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए जो है ना वो उसका जुबान फिसलती है, और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक रेहड़ी वाला, रक्शे वाला, तांगे वाला, उसको क्या पता ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? उसको सादा लफ्ज में कह दिया कि यार उसको कोई लेटर आया है, बड़ी क्लियर सी चीज होगी। लेटर हो गया, मेमो हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, सफा हो गया, खत हो गया, एक ही चीज है। इसके ऊपर बड़ा टेम्पो जनाब बनाया हुआ है। दूसरा जनाब वो अमेरिकन का नाम नहीं लेना जनाब, वो खान साहब नाम लेने का नहीं कह रहे। देखें जी खान साहब कितने बुज़दिल हैं जी, कितने डरपोक हैं जी, और खान साहब जी कितने मुनाफिक हैं जी। पिछले 5 घंटे से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अशारों पे और उसके डॉलरों पे और उनके लिफाफों पे नाचने वाले दर्जिया निगार और एंकर वो इसके ऊपर बड़ा जनाब खप डाल रहे हैं। वो उनसे पूछो, आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक वजीर आजम की हैसियत से एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का सबूत दिया कि यार इस वक्त हमारी हुकूमत है,
और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स के अंदर हम कोई ऐसी इररिस्पांसिबिलिटी आप खुद कह रहे हैं फयाज साहब के वो लिफाफे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तारीफ करेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ ना। तो ये 2-3 चीजें जिस तरीके से प्रोपोगेट की जा रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि आवाम के साथ खिलवाड़ करने लगे हुए हैं। अच्छा। मीडिया में भी लोग भी, और जो लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये कहते हैं जी दूध का दूध पानी का पानी हो गया जी आज सेकंड है ना ऑडियो लीक में। तो जो मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर जनाब इनकी करतूतों का और इनकी हरकतों का और इनकी ऑडियो लीक्स का है, उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं। इंडिया के साथ आप दोस्ती करें, इंडिया से आप मशीनरी मंगवाएं, इंडिया के साथ आप ताल्लुक जनाब आवाम के सामने कहें जी कि जब बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो मेरी चीखें भी निकलती हैं, मेरे अब्बा जी की चीखें भी निकलती हैं। इंडिया से तिजारत का मौक़िफ़ दिया है उन्होंने कहा आधी मशीनरी आपके दौरे हुकूमत में आ गई थी तो आधी की बात की गई थी। सुने, आवाम के सामने कहते हैं कि बिजली और महंगाई पे हमारी चीखें निकलती हैं, इसको दर्द से जनाब हम टकरे मारते हैं, और फोन करके अपने चाचे को जनाब वज़ीर आज़म को कहती है कि आपको किसने कहा जी कि आप पेट्रोल की कीमतें कम करें, आप फलाह की चीजें कम करें, आपको कीमतें बढ़ानी चाहिए। तो ये जो मुनाफिकत की सियासत, नकावाली की सियासत और चांकिया की सियासत है, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि मक्खन का मक्खन और पनीर का पनीर हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस पूरी सेकंड ऑडियो लीक से भी जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का पीटीआई का, वो बिल्कुल क्लियर कट साबित होता है जनाब, सामने आता है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप कह रहे हैं कि ये सारा खिलवाड़ हो रहा है आवाम की सारी जो परेशानियां उनसे, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? एक बार हाँ इमरान खान साहब कह चुके हैं मैं आखिरी कॉल दूंगा, जल्द दूंगा, वो आखिरी ही होगी, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? किसी चीज़ का इंतजार है अभी आप लोगों को? देखें, अभी कल बेगम सफ्दर अवान बरी हुई, नाहली उसकी खत्म हुई जी, चेहरे की हवाइयां जनाब शहबाज शरीफ की उड़ी हुई हैं। आज देख ले 12 करोड़ में प्रोग्राम हुआ, उसकी तो जनाब हवाइयां उड़ी हुई थी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। अब उसको अपना जनाब इक़्तिदार और अपने बेटे का इक़्तिदार मुस्तकबिल के अंदर जो है ना वो मखदूश नजर आ रहा है। अब आप बताएं कि ये जितना कुछ आपके सामने आ रहा है, जितना कुछ इसमें अब बिजली महंगी होगी, ठीक है, आपकी यूटिलिटी बिल्स आवाम के हाथों से निकल गए, आवाम का रहना सहना मुश्किल हो गया, 11% पे हम छोड़ के गए, इन्फ्लेशन 44% पे इन्फ्लेशन आ गई, मुल्क के कर्जों के ऊपर का बोझ तले दबा हुआ है, डॉलर की कीमत किधर आ गई, एक्सपोर्ट नीचे आ गई, इंपोर्ट्स काबू हो गई। अब ये सारी चीजों के ऊपर मैं ये समझता हूँ उससे इनकी नजर हटाने के लिए आवाम की ये इस किस्म की ये सारी हरकतें हो रही है। जो आप पूछती है ना कि पीटीआई क्या करेगी, तो पीटीआई बस आप बेगम रहे। वो जब खान साहब ने कहा तो फिर वो कोकला छपाकी जी में रात आई है जरा के पीछे देखे हुई शामत आई वाला माहौल बन जाएगा। अच्छा, इन चोरों लुटेरों और नौसरबाजों के लिए, ठीक है ना? हाँ चले, आप कह रहे हैं जल्दी ऐसा हो जाएगा, आप यही कह रहे हैं ना? जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाज हुसैन चौहान साहब कह रहे हैं अवामी जो मसाइल हैं तवज्जो हटाने के लिए ऑडियो लीक्स की जा रही हैं। चलें इसी पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान अफजल साहब, उनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कल मरियम साहिबा ने ये कहा कि जल्दी मियाँ साहब भी वापस आएंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि मियाँ साहब अगले इलेक्शन से पहले ही वतन वापस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मियाँ साहब ने पाकिस्तान वापस आना है, और अब ये जिस तरीके से हकीकत और सच सुरखरू हुआ है, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि मियाँ साहब भी आके अपने जो केसेस हैं, जब उनको उनकी सेहत अलाउ करेगी, वो आके फेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो भी सुरखरू होंगे। तो ये अब इनएविटेबल है, मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे और अगले जनरल इलेक्शन से पहले आएंगे। लेकिन हो सकता है उससे पहले भी आ जाएं, लेकिन ये अभी तक इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब ये भी तो बात हो रही है ना कि ये जो मियाँ साहब के आने की बातें हो रही हैं, कल मरियम और कैप्टन डाइट सफदर जो हैं वो केस से बरी हो गए, फिर ज़ाहिर साग डार साहब वतन वापस आ गए। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये NRO 2 दिया गया है, हुकूमत ने खुद अपने आप को NRO 2 दिया है, ये डील के नतीजे में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये वाकई डील हो रही है और ये तासुर है, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये तो जो साजिश नपी गई थी, वो साजिश तो पनामा लीक्स के वक्त जो है वो शुरू हुई थी शरीफ फैमिली के खिलाफ, और एक एजेंडे के तहत हमारी हुकूमत को निकालना था और इमरान खान को बिठाना था। तो वो जो जस्टिस सिद्दीकी ने बातें की
वो जो JIT व्हाट्सएप के ऊपर बनी और एक बहुत ही तेज रफ्तार में ये ट्रायल हुआ और इलेक्शंस तक इनको जेल में रखना था, वो सारी जो प्लानिंग थी, अब वो सच जो है वो उभर के आ गया है। ये NRO 2 नहीं है, ये जो है अल्लाह ताला की कुदरत है कि सच कभी छुपता नहीं है और झूठ जो है वो साबित हो जाता है। तो देखें, ये जो केसेस हैं बड़े क्लियर थे कि कुछ किसी किस्म का एविडेंस जो है वो नैब नहीं दे सकती और इधर सुरखरू हो गया। और खाली ये नहीं, आपने एहसन इकबाल का केस भी देखा, उसमें भी वो जो है वो सुरखरू हुए। आपने राना सनाउल्लाह का हीरोइन का केस भी देखा। आज पूरे मुल्क में अगर गैस है तो वो शाहिद खाकान अब्बासी की उस लॉन्ग टर्म मुआहदों की वजह से है जो हमने कर लिए, क्योंकि PTI ने तो ना $2 पे गैस खरीदी ना 4 पे खरीदी, आज $40 की गैस हो गई है। तो वो उन्होंने तो कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सच की फतह हुई है। और ये जो साजिश है, साजिश जो है वो आपको ये ऑडियो लीक्स के अंदर इमरान खान की नजर आ रही है। जो साजिश इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ थी, जो साजिश इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ थी, जो लेटर इन्होंने IMF को दिया, तो मैं समझता हूँ इन्होंने संगीन जो इनके जुराइम हैं वो अवाम के सामने इस ऑडियो लीक की शक्ल में, सबूत की शक्ल में आ गए। अच्छा राना साहब, अभी आपने खुद जिक्र किया, तो ये ऑडियो लीक्स तो फिर आपकी भी हैं, इस पर JIT बनाने की बात की गई, एक स्पेशल कमेटी बनाने की बात की गई, तो सिर्फ तहकीकात जो होंगी वो इमरान खान की ऑडियोज़ पर ही होंगी या फिर वो जो ऑडियोज़ आपकी लीक हुई हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून की लीक हुई हैं, उस पर भी तहकीकात होंगी, और कैसे होंगी और कब होंगी? देखें, सबसे पहले तो इस चीज पे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बैठ गई है कि चाहे वो इमरान खान की लीक्स थी या शहबाज शरीफ वजीर आजम की लीक्स थी, कि इतनी हाई प्रोफाइल जगह की लीक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके ऊपर तहकीक जो है वो शुरू भी है और ऑलरेडी जो कमेटी है वो और सारी एजेंसीज इसके ऊपर जो है वो इसमें शामिल हैं और वो कार्रवाई स्टार्ट होगी। जो दूसरी तहकीक होनी चाहिए और होगी वो ये है, और ये आप ऑडियो के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ की जो लीक है वो उसके अंदर कोई मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो लीक्स आई है इमरान खान की, इसके अंदर तो एक साइफर को उससे खेलने की बात हो गई, मिनट्स को अपनी मर्जी से बनाने की बात होगी, एनालिसिस अपनी मर्जी से करने की शुरू होगी। और ये जो आज अभी जो लीक्स हुई है वो उस चीज की फर्दर तस्दीक कर रही है। यानी कि जानते बूझते हुए एक झूठा बयानिया लिया गया जिससे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। आपने मुल्क के मफाद को साइड पे कर दिया, फिर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन इस बेसिस पे जो है वो रद्द कर दी कि इंटरनेशनल साजिश है, जो कि आपका फेक बयानिया था। आप आइन शिकन बने, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आप आगे बढ़े, आपने इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि आपने आइन पामाल किया, आपने नेशनल इंटरेस्ट को पामाल किया। और फिर ये मैं तो समझता हूं कि इसमें आपका जो ओथ की वायलेशन है वो भी आती है। पता नहीं आर्टिकल 6 भी शायद इसमें आता हो। और आपने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की। तो सबसे बड़ी अब अगर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो इमरान खान और उसके जो टीम हवारी जो थे जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की एक झूठे बयानिए के ऊपर, उस पर होगी और होनी चाहिए। चलें, आप कह रहे हैं कि उस पर होगी, लेकिन होनी तो दोनों पर चाहिए। ज़ाहिर वज़ीर आज़म हाउस जैसी हसास जगह जो कि अब सेफ नहीं है, इस पर भी एक सवालिया निशान उठता है। खैर मैं दोबारा आपके पास आऊँगी सर, क्योंकि एक बहुत ही अहम मामला है और वो नाजरीन ज़ाहिर किसान जो कि एहतजाज पे हैं और ये तीसरा रोज़ है आज उनके धरने का। मैं चाहूँगी राना साहब उस पर भी आपसे बात करूँ, लेकिन ये मामला क्या है और अब तक ये सूरत हाल हो क्या गई है ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीसरे रोज़ जो किसानों का एहतजाज जारी है उसकी वजूहात क्या हैं और किसानों के मुतालबात क्या हैं वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। तो जो किसानों के मुतालबात हैं वो ये कह रहे हैं कि खाद की जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको फौरी रोका जाए, खाद और बीज की वाफिर मिकदार में फरामी को मुमकिन बनाया जाए, डीजल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी फराहम की जाए, साथ ही साथ गंदम की खरीदारी की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। अब जो गंदम और आटा है नाज़रीन, उसकी अभी जो मौजूदा कीमत है वो क्या है, तो सिंध और पंजाब में जो गुज़िश्ता सीज़न में गंदम की इमदादी कीमत थी वो 2200 रुपये फी मन थी और पंजाब और सिंध में अगले सीज़न में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है।
कराची की बात कर लेते हैं, जहां पर फी किलो आटे की कीमत अभी 130 रुपए किलो तक जा पहुंची है। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में जो फी किलो आटा है वो 115 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी 1 किलो आटे की कीमत 120 रुपए है, और अगर किसानों के मुतालबात नाज़रीन मंजूर हो जाते हैं तो यह आटा मजीद महंगा हो जाएगा, और एक अंदाजे के मुताबिक आटा 150 रुपए फी किलो तक पहुंच सकता है। अब एक गंदम की जो इमदादी कीमत है उसको बढ़ाने की वजूहात क्या हैं? जो इमदादी कीमत बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है वो मुल्क में गंदम की कमी है। वफाकी हुकूमत ने गंदम बाहर से मंगवाई, इंपोर्ट की। गंदम 9,000 रुपये फी मन के हिसाब से मुल्क में आई, और आटे की बढ़ती कीमतों की जिम्मेदार जो हुकूमत है, और आम आदमी का इस पर नुकसान हो रहा है, और काश्तकार जो है वो शदीद परेशान है। तो राना साहब, आप ये सारी सूरत हाल जानते हैं सर। अब ज़ाहिर किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले भी किसान आए थे पिछले हफ्ते, एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं, धरना देकर बैठे हुए हैं, और तीसरा रोज़ है आज। मुज़ाकरात 2 दफ़ा हुए, कल राना सना से मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो गए। क्या इक़दाम कर रही है हुकूमत किसानों के हवाले से? देखें, जो एग्रीकल्चर है उसकी जो टैक्स है वो ज्यादातर जो मामलात एग्रीकल्चर के हैं वो सूबों से रिलेटेड है। जहां तक हमारे पास आता है मामला वो खाद का आता है। खाद के ऊपर ऑलरेडी हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, और आगे भी जो है वो इसको कंटिन्यू भी करेंगे और उनके मामलात को हल भी करेंगे। अच्छा। बाकी किसानों की जो इश्यूज हैं वो रेल हैं, क्रॉप डैमेज हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ देनी है, तो उस पर हम लोग उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसका नतीजा आ जाएगा। जहां तक आपने महंगाई की बात की, तो इसहाक डार साहब का जो मिशन है वो महंगाई को काबू करना है, और आपने देखा कि अभी जो सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स आई उसके अंदर महंगाई कम हुई। मैं समझता हूँ ये डॉलर जो मजबूत हो रहा है, रुपया जो मजबूत हो रहा है दिन ब दिन, और हमें लगता है कि 200 से नीचे जाना चाहिए जो इसकी रेल एक्सचेंज रेट है। तो ये जब होगा तो महंगाई में बेइंतहा कमी आने की इम्कानात हैं। अच्छा। और फिर आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि हम तेल पे भी रिलीफ दे पाएंगे। अच्छा। और ओवरऑल महंगाई के अंदर कमी आएगी। तो ये चैलेंज हमने लिया हुआ है और इसमें हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। हमने पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, उसमें हम सुरखरू हुए, और अब ये महंगाई का चैलेंज हम फेस ऑन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महंगाई के रिकॉर्ड दुनिया में टूट गए। कहीं पिछले 1 सदी का रिकॉर्ड टूटा है, तो कहीं 40 साल रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में महंगाई का टूटा है। इंशाल्लाह ताला ये एक दुनिया के अंदर एक इशू है, एनर्जी क्राइसिस है, इससे हम भी लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो एक सूरत हाल है और आप कह रहे हैं कि आप उस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि आप ही के दौरे हुकूमत सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। लेकिन सर, किसानों की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि खाद पे सब्सिडी, लेकिन सिर्फ खाद मसला नहीं है, बिजली की कीमतें, उन पर भी सब्सिडी देनी है, इमदादी कीमत मुकर्रर करनी है, उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखें, अब इसमें दोनों गंदम की कीमत जो है सूबाई मामला है नंबर 1। जो प्लॉटों की इजाजत देना ना देना सूबाई मामला है, बल्कि सूबाई भी नहीं, ये तो जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डीसी ऑफिस होता है या कमिश्नर ऑफिस होता है, उसका मामला है। अच्छा। तीसरी बात आ गई बिजली के बिलों की, तो हमने बहुत वो 2 महीने के जो ट्यूबवेल्स के जो बिल थे उनको तो हमने खत्म कर दिया था। उसके ऊपर जो अजाफी इंक्रीज था, लेकिन जो कुछ लोग उसके अंदर रह गए थे उसके बारे में जो है वो इनसे निगोशिएशन चल रही है, वो देखा जाएगा। जिस हद तक हो सका हम इनको जरूर सपोर्ट करेंगे। हम सोलर की स्ट्रेटेजी पॉलिसी भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पैनल। ठीक है, ये आप सारी बात किए जा रहे हैं किसानों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर मजीद बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और आज जिस मौजू पर मैं बात करने वाली हूँ बड़ा हसास मौजू भी है और दिल गिरफ्ता भी, क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात हमारे समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि सारा इनाम का लर्जा खेज कत्ल हुआ, जिस पर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत शोर मचाया। मगर ये कोई पहला दिलखराश वाक़या नहीं था। इससे कबल नूर मुक़द्दम कत्ल केस और ऑस्ट्रेलिया से आई साजिदा तस्नीम का कुल्हाड़ी के वार से कत्ल, ये 3 कहानियाँ ऐसी 3 आला तालीम याफ्ता ख़वातीन की हैं जिनको सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारे यहाँ जब आला तालीम याफ्ता और ऐसी हुनरमंद ख़वातीन जो अपने हुकूक बहुत अच्छे से जानती हों, समझती हों, वो महफूज नहीं,
तो भला आम खवातीन का क्या हाल होगा? हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ खवातीन की जिंदगियों पर तजुर्बे किए जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर औरतों की शादियाँ ऐसे मर्दों से की जाती हैं कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगे, अभी उनका रवैया ऐसा है, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। और अलमिया ये है कि घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतें जब पहली बार अपने घर वालों को ये बात बताती हैं कि उनके शौहर ने उन पर हाथ उठाया है, तो ज़्यादातर उन्हें ये सुनने को मिलता है कि ऐसा मर्द नहीं करता, बल्कि उसका गुस्सा ऐसा कुछ करने पर मजबूर करता है। यकीनन तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिस पर उसको तुम पर गुस्सा आया, तुम बस चुप रहो और घर ऐसे ही बसते हैं, और ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 औरत अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार घरेलू तशद्दुद का शिकार ज़रूर बनती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे माशरे में लोग ये बात समझेंगे कि जब मर्द पहली मर्तबा औरत पर हाथ उठाता है और जब वो इस बारे में अपने ख़ानदान और दोस्तों को बताती है तो उनका रवैया ही इस बात का तयन करता है कि आया वो इस तकलीफदा रिश्ते में रहे या फिर उसे दोबारा होने से रोके। और माशरे में तेज़ी से फैलता हुआ ये नासूर कैसे रोका जाए? सिर्फ खवातीन का आलमी दिन मनाने से मसला हल नहीं होगा। क्या वाकई घर तशद्दुद बर्दाश्त करके ही बसते हैं? और सबसे यह है नाज़रीन कि खवातीन अपने ऊपर हुआ तशद्दुद या होने वाला तशद्दुद कैसे रोकें? क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि एक लोअर मिडिल क्लास या फिर एक लोअर क्लास की जो औरत है, क्योंकि वहाँ पर मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इतना शऊर नहीं होता, वहाँ की औरतों को भी इतना शऊर नहीं होता, तशद्दुद जो है वो एक आम बात होती है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, वो ना ही वो मिडिल क्लास है, ना अपर मिडिल क्लास है, बल्कि इलीट क्लास है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? और ये सजाएँ ना होना या फिर कोई और मसला या नफ्सियाती मसला कि नशे का आदी होना या खवातीन की गलती है इसमें? इस पर मैं बात करना चाहूँगी। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, उनको मैं वेलकम कहूँगी। और बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम कई दफ़ा नफ्सियात पर लोगों की बात करते हैं कि क्या वजह होती है हमारे मुआशरे में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त ये बढ़ गई है, लेकिन जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन जो कि सब कुछ समझती हैं, जानती हैं और ऐसे शादी से वो मुंसलिक होती हैं जहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जाता है, हत्ता कि इतना तशद्दुद किया जाता है कि उनकी जान ले ली जाती है, तो क्या इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके पीछे? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि औरत किसी भी माशरे की हो, मगरिब की हो, मशरिक की हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, उसमें हमेशा एक जो भी मामला है उसमें एक प्रॉब्लम औरत को आता है, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है, इनसिक्योरिटी का शिकार होती है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बचपन से बेटी को ये बताया जाता है तुम तो पराए घर की हो, तुमने छोड़ के चले जाना है। बेटे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा लाड किया जाता है, बेटी को उस तरह से मकाम नहीं मिलता तरबियत में जो बेटे को मिलता है। तो बच्ची जो है वो हमेशा से इनसिक्योरिटी का शिकार होती है। जब वो शादी करके जा रही है उसको कहा जाता है कि बेटा अब तुम इस घर जा रही हो, ऊंच नीच जो भी हो तुम्हें बर्दाश्त करना है, इसी घर को अपना घर समझना है। अब मुझे बताइए कि वो बच्ची जब उस घर में जाती है और वहां उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, वर्बल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो, किसी किस्म का अब्यूज हो, वो किसके पास जाएगी? माँ बाप को फोन करेगी, माँ बाप पे नहीं बेटा देखो हमने भी निभाई, माँ तो ये कही मैंने भी निभाई, तुम्हारा बाप भी सख्त था, ये करता था, तुम भी निभाओ। अब उस बच्ची के पास कोई रास्ता नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि ये माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि यहाँ से अगर हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना है तो अपनी बेटियों को घर के अंदर वही मकाम दो जो बेटों को दे, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दिलाओ। मैं अक्सर प्रोग्राम में ये कहा है कि आपकी बेटियों को एक तो तालीम दो, तालीम के साथ उनको मुख्तलिफ चीजों में डालो जिससे कॉन्फिडेंस, एथलेटिक में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, कराटे में डालो, स्विमिंग, जो कर सकते हो, जो आपके वसाइल है उन वसाइल में रहते हुए अगर कुछ नहीं कर सकते। खवातीन है, हाईली क्वालिफाइड खवातीन है जिनका कत्ल हुआ है। देखिए, पढ़ने का ताल्लुक इनसिक्योरिटी से नहीं होता। इनसिक्योरिटी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है जो औरत में है, बहुत ज्यादा है। आप देखें, औरत को जरा सा शक हो जाए कि मेरा मर्द फोन पे किसी और से बात करता है तो वो कितनी परेशान हो जाती है, उसको लगता है उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई है ना। तो औरत इनसिक्योर है। अब उसकी सिक्योरिटी एक ही सूरत में है कि तरबियत में वालिदैन इस बात का ख्याल रखे कि हर जगह अपनी बेटी को आगे करे, उससे कहे बेटा कुछ भी हम तुम्हारे पीछे। अगर ये सर्टेनिटी आ जाए, यकीन आ जाए बेटी को, तो वो बेटी चाहे पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी ना हो, वो कम से कम हालात का मुकाबला कर सकती। और कोई प्रॉब्लम हो तो माँ बाप ये कहे बेटा आ जाओ हमारे पास, हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हें फिर पाल लेंगे, कोई बात नहीं।
यहाँ तो कहते हैं खबरदार तो अपने शौहर का घर मत छोड़ना, तो वो कहाँ जाएगी? सर ये पॉइंट भी, और एक इस पॉइंट पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी आगे कि हम अपने लड़कों की तरबियत में कहाँ कमी कर रहे हैं, क्योंकि देखें माएँ सिर्फ लड़कियों की तरबियत नहीं करती, लड़कों की भी तरबियत करती हैं। तो घर से ही बच्चे को, छोटे से बच्चे को सिखाया जाए कि औरत की इज्जत करना, इस पर हाथ नहीं उठाना, ये भी तो हमारे घर से ही तरबियत होगी। मैं इस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन कानून में कहाँ सुकम है? कानून में ज़ाहिर कहीं ना कहीं अगर कोई सुकम रह जाता है या ज़ाहिर हमारा कानून उस तरह सख्त नहीं होता, सज़ाएँ नहीं होती बैरिस्टर साहब, तो तब भी मसाइल ज़्यादा होते हैं। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए, कई वाक़यात ऐसे जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ख़वातीन को कभी जला के मार दिया जाता है, कभी तशद्दुद किया जाता है, मारा ना भी जाए तब भी तशद्दुद इतना ज़्यादा होता है कि वो आधी ही मर जाती हैं। तो कानून इस पर क्या कहता है, और कानून होने के बावजूद उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? सुमैया, जो आपने कहा कि कानून के अंदर कहाँ पे सुकम है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नाम होना चाहिए कानून सुकम, क्योंकि ये सुकम से ही बड़ा पड़ा है, किसी को रिलीफ मिलता हमने तो कभी नहीं देखा। और जहाँ तक तशद्दुद की आपने बात की या इनकी तरबियत की, टीचिंग की, प्रीचिंग की, ट्रेनिंग की बात की कि बच्चों को भी वो दाब सिखाने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स को अपनी बीवी के साथ कोई तजाद है, उसकी ड्रेसिंग के हवाले से, फैशन के हवाले से, चाल चलन के हवाले से, बजाय इसके कि आप उसकी उंगलियां काटें, आप उसके नाखून उखाड़ें, बजाय इसके कि आप उसके चेहरे पे तेल फेंके, तेजाब फेंक उसका चेहरा जला दें, आपको हमारा लॉ, मोहम्मदन लॉ, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एक स्पेस देती है, एक फैसिलिटी देती है कि अगर हदूद अल्लाह के अंदर आप निभाह नहीं कर सकते तो अपनी राहें जुदा करें। लेकिन खुदारा किसी की बेटी, किसी की बहन पे इस तरह तशद्दुद करना, और जहां तक कानूनी नुकात का ताल्लुक है, हमारे 2016 से लेकर 2022 तक आधी दर्जन के करीब लॉज फ्रेम किए गए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पे लीगल इम्पेडिमेंट्स या बार्स इम्पोज की जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा कानूनी सुकम है, और जो बच्चियां, जो बेटियां कोर्ट कचहरियों या थानों का रुख करते हैं, जिस तरह मोई साहब ने बात की, उनको फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट ही नहीं मिलती, और ये कहते हैं कि तुम्हारा ही कोई मसला होगा, तुम्हारा ही कोई नुक्स होगा। यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई शख्स जो है केस रजिस्टर हो जाता है, वो थाने का रुख करता है और उसको इंसाफ मिलता है, तो इंसाफ मिलने के बाद सजाएं एग्जीक्यूट नहीं होती। मोटरवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 1.5 साल पहले उसका फैसला आया मार्च 2021 में, लेकिन आज तक वो सजा ही एग्जीक्यूट ना हो सकी। नूर मुकद्दम का आज से 6 महीने पहले फैसला आया, लेकिन सजा अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। एक चीज और है बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर वकास साहब, जाहिर है हम तो यहाँ पर कानून आ गया ना, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून भी मौजूद है, दीगर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आप जरा मुझे बताइए, हमारी नाजरीन के लिए बताइए, हम खवातीन के लिए, शायद कोई खवातीन मुझे सुन रही हो जिन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता हो, कानून क्या कहता है? अगर उनके ऊपर हो रहा है तशद्दुद तो वो कैसे जाएं और कैसे FIR दर्ज करवाएं, और कितनी आसानी से हो जाता है केस? बड़ा आसान तरीका है, ये कोई आज का कानून नहीं है, आज से पौने 200 साल पहले प्री पार्टीशन लॉ, जो आज भी पाकिस्तान में राजुल वक्त है, तज़ीरात पाकिस्तान के तौर पे मासूम है, उसके 511 सेक्शन में एक खतून को सर के बाल से पांव के नाखून तक हर हवाले से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यू वुड बी वेरी अमेज्ड टू नो दैट कि अगर कोई किसी खतून को घूरता भी है तो सेक्शन 509 मौजूद है कि कोई स्टेयरिंग करता है, कोई घूरता है, कोई नाजेबा इशारा करता है तो उसकी भी 3 साल सजा रख दी गई है। लेकिन जब एक खतून जो है अपना लीगल राइट लेने के लिए थाने में जाती है कि फलां शख्स ने हैरेसमेंट का निशाना बनाया है, या लीगल ओबेड्समेंट को कोई एप्लीकेशन लिखती है कि मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट का सामना है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी दादरसी ही नहीं होती, और उसके साथ थानों में, कचहरियों में, ओबर्ड्समैन में, इन अदारों के में सुतेली माँ से भी बदतर सलूक किया जाता है। और वो खतून, वो बच्ची, वो बेटी, वो माँ, वो बहन जो कि अपना इस तरह का कोई ग्रीवनेस लेके इन अदारों के पास जाती है, वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि मैं किस जिल्लत, रसवाई और फसाई का शिकार हो गई हूँ, जो मेरी इज्जत गई है। इससे बेहतर यह है कि मैं मजीद अपनी इज्जत को खराब करूं, मैं घर में सुम्मुन बुकमुन चुप करके बैठ जाऊं और इस लीगल प्रोसेस में अपना हिस्सा ये बड़ा अलमिया है। आप खुद बैरिस्टर होके ये बात को बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आप बता भी रहे हैं, ऐसा ही होता है। आप एक FIR दर्ज करवाने जाए, आपकी FIR दर्ज नहीं होती, कहते हैं कहाँ पढ़ती हो बीबी, थाने कचहरियों के चक्कर में आराम से चुप करके बैठ जाओ, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जी लड़कियों की तरबियत ऐसे की जाए कि उनको ये कहा जाए कि जी हम पीछे खड़े हैं आपके, कोई मसला हो माँ बाप ये कहें कि भाई आप वापस आ जाना। लेकिन बेटों की तरबियत कितनी ज़रूरी है? क्या आजकल हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है कि तशद्दुद बड़ा आम सा लफ्ज़ हो गया है, तशद्दुद करना, मार देना,
संगीन जो है वो जुर्म करना और फिर आराम से छूट जाना, ये जो तरबियत का फुकदान है, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो हम रोकते हैं इस चीज़ को, वो हम कैसे रोकें? देखिए, इसमें 3 पहलू है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। पहला पहलू तो ये है कि आपके माशरे में बेटे को कहा जाता है मेरी नस्ल चलाएगा, मेरी लेगेसी चलाएगा। तो बेटे कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अपनी बहन की इज्जत करो, उसे इज्जत करवाई नहीं जाती। कहा जाता है बेटा प्यार करो, आपकी बहन है, मगर वो जो इज्जत कराने वाला मामला है ना, उनमें बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल जब फैसले का वक्त आता है तो बेटी फैसला क्यों नहीं कर सकती, बेटा क्यों फैसला करे? खाना क्या खाना है आज, कपड़े कौन से पहने, ईद पे कहाँ जाना है, बेटा फैसला करता है। तो अगर आप बेटी को फैसला करने दे तो वो बच्चा देखेगा, अपनी बहन की इज्जत करना सीखेगा, बड़ा होकर वो अपनी ज़ौजा की, बीवी की इज्जत करेगा। तो एक पहलू में ये। दूसरी जो बड़ी खतरनाक चीज है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम अवेयर ही नहीं है इसके, कोई बात ही नहीं करता, ना मीडिया पे बात होती, वो ये होती है कि अक्सर नौजवान जो है वो ड्रग्स का शिकार है जी। अब मुख्तलिफ किस्म के, पता नहीं चलता बाज दफा, अब चरस वगैरह इसका तो इतना पता नहीं चलता, मगर बाज ऐसे ड्रग्स आए, स्पेशली ये जो हम बात कर रहे थे केस की अभी, जो कि जिसमें इतनी बुरी तरह उसे कत्ल किया, डंबेल से उसको मारा गया, फिर टब में डाल दिया गया, वो 100%, मैं मुबैना तौर पे मेरा ये ख्याल है, मेरा तज्जिया है कि शायद वो आइस लेता था। नहीं, उसने मना कर दिया है। मुल्जिम का कहना है कि मैं आइस का नशा नहीं करता था, हाँ अलबत्ता चर्च में लेता था। अच्छा, चर्च में इतना नहीं होता, बहरहाल मेरा अपना तज्जिया नहीं है। सही सही। अब दूसरी चीज ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि घरों के अंदर माँ बाप को पता नहीं कि बच्चा टाइम बाहर पास करता है तो वो क्या पी रहा है, क्या ले रहा है, सोबत कैसी है, संगत कैसी, ये हमें नहीं पता। ये भी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। तीसरी चीज, मेरी एक गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, और बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं, आई एम श्योर कुछ हम कर सके तो करें इस पे, कि शादी से पहले यानी निकाह से पहले जब बात पक्की हो जाए, और निकाह से पहले लड़का लड़की 3 ब्लड टेस्ट करवा ले, एक का करा ले, एक HIV का करा ले, और एक एनालिसिस ये करा ले कि जी लड़का या लड़की इनमें से कोई ड्रग का तो आदी नहीं है, क्योंकि फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बेहतर है कि शादी होने से पहले फैसला हो जाए। तो हमारी कौम में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, उन माँ बाप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए जिनके घरों में बेटियां है कि रिश्ता आए तो कहना जी ये शर्त है, हमारी बेटी का भी टेस्ट होगा, आपके बच्चे का भी टेस्ट होगा। आपको पता है ना, जब निकाहनामे में शर्त आना शुरू हुई थी कि लड़की को भी तलाक आके, उस पर कितना हंगामा लोगों ने किया था। तो ये मसाइल हैं, मगर जब तक मैं और आप मिलकर कुछ करेंगे नहीं, तब तक ये माशरे में डॉक्टर साहब, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तशद्दुद रुकेगा, तभी इस तरह की चीजें सामने आएंगी। रिश्ता करते वक्त हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहिए, इन चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लड़की को जब आप रुखसत करते हैं तो उससे ये कह दें कि बेटा हमें तलाक याफ्ता बेटी कबूल है, लेकिन मरी हुई बेटी कबूल नहीं है, तो तुम तशद्दुद बर्दाश्त मत करना, हमारे घर आ जाना। एक जुमला अगर आप कह देंगे तो उसको हौसला मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास से हो लड़की, ये बड़ा हौसला मिलता है इस चीज़ से। तो लड़कियां भी तशद्दुद बर्दाश्त ना करें। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे पाक इंग्लैंड सीरीज़ की, जिसके T20 हो चुके हैं, 3-2 की बर्तरी जो है वो पाकिस्तान को हासिल है, और छठा आज जो T20 है वो खेला जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रीन शर्ट्स जो कि जिनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है फिर भी हम आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात ये कि वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह का एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान की, लेकिन आगे जो ज़ाहिर मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप में, उसकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है, ख़ासतौर पे हमारी फील्डिंग है, जो हमारी ज़ाहिर मिडिल ऑर्डर है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो देखना होगा कि उस पर कितना काम हो पाया है। तो सोहेब अलवी साहब हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब। वालेकुम सलाम। सोहेब साहब क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है, छठा T20 आज? हाँ, देखिए बॉलर्स जो हैं पाकिस्तान को बचाए जा रहे हैं। अगर आप पिछले 2 मैचेस देखें तो इतना स्मॉल टोटल पे इंग्लैंड को आउट हो जाना, वाइल चेजिंग 7 साल से वो ऐसे टोटल पे नहीं हारे थे, और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो उससे भी टोटल पे हार गए। तो ये बहुत अनयूजुअल है। फुल मार्क्स टू पाकिस्तान बॉलिंग, और ये वजह है कि अगर हम जीते, वरना हमारी वीकनेसेस अपनी जगह नजर आई जा रही है।
अच्छा, वीकनेसेस हैं, उस पर काम कितना अभी आपको लगता है हो पाएगा? क्योंकि वीकनेसेस सबके सामने हैं, हमारे पास एशिया कप में भी सामने थी, आगे T20 सीरीज, फिर आगे वर्ल्ड कप है, इंडिया से मुकाबला है अक्टूबर में, मेलबर्न का ग्राउंड होगा, पिचेस डिफरेंट होंगी, क्या होगा फिर? देखिए, कोशिशें तो जारी रहती हैं, लेकिन बात ये हो जाती है कि हमारे कोचेस के हाथ में फुल अथॉरिटी नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमेशा ये एक इशू रहा है कि कप्तान के हाथ में इतनी पावर चली जाती है कि फिर वो अपनी मर्जी की टीम, अपनी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर खिलाते हैं। कभी वो चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी बॉलर्स उनकी बचा लेते हैं उनको। तो हमारे यहाँ ये है, रिलैक्स कोच कहे कि नहीं हमारी मर्जी तो हुआ है, ये हुआ है, लेकिन साफ जाहिर है बिकॉज हम कोचेस का भी बैकग्राउंड जानते हैं, टीम सेलेक्टर का भी बैकग्राउंड जानते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ फील्डिंग के इश्यूज रहे हैं, हमने फील्डिंग कोच को चेंज नहीं किया है। ऑल्दो मैं फिर ये कहता हूँ कि फील्डिंग जो है ना प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होती है, कोच उसको एक हद तक टेक्निक सिखा सकता है। जो आपने बात कही, बहुत सही बात कही कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे पिचेस डिफरेंट होंगी, बाउंड्रीज लंबी होंगी, exactly. आपको दौड़ना ज्यादा होगा, फिजिकल फिटनेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और टीम जो है वो आपको रोज एक टफ से टफ टीम मिल रही होगी। exactly. तो कंडीशंस वेरी करेंगे, आप कभी मेलबर्न खेलेंगे, कभी ब्रिस्बेन खेलेंगे, कभी पर्थ खेलेंगे, पिचेस का फर्क है, मौसम का फर्क है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। हम अभी अगर 3-2 की लीड में हैं, 2 मैचेस तो हम ऐसे जीते हैं जो कि उसूलन हमें नहीं आना चाहिए था। 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 हम वो मैच हार जाते हैं। लेकिन चलें देखते हैं सर देखते हैं कि आगे इस पर तैयारी हमारी टीम की कितनी हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो चल रही है। बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब, 20 जिसके बारे से हम बात कर रहे थे। तो देखना होगा कि आज का मैच कैसा होता है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।